तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन लेके आया हूँ। आप लोगों ने इन दोनों की ड्रैग रेस तो मेरे चैनल में देख ली है। ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा फास्टर है 155 सीसी 355 सीसी के मुकाबले। बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आज आपको, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि बहुत लोगों ने हंटर को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया। हंटर ऐसी गाड़ी नहीं है कि ट्रोल हो जाए इस गाड़ी से। दोनों की जो चलाने का तरीका है, दोनों का जो मतलब एक प्रोफाइल होती है ना, चेंज है। मतलब दोनों को चलने में अलग है, कुछ में कुछ मिलेगा, कुछ में कुछ मिलेगा। प्रोज कॉन्स दोनों गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, इसमें आपको क्या मिलता है और इसमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम हंटर की तरफ आ जाते हैं। तो देखो भाई, ये 350 सीसी का इंजन है जो प्रोवाइड करता है आपको 20 पीएस की पावर और 27 एनएम का टॉर्क। इतना ज़्यादा होने के बाद भी उससे हार गई बाइक, क्योंकि ये भागने वाली गाड़ी नहीं है। ये जो है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। भाई इस गाड़ी से अगर मैं लॉन्ग ट्रिप करता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं होगा। इंजन को स्ट्रेस नहीं होगा, जो चला रहा है उसको भी स्ट्रेस नहीं होगा। पहले गियर या दूसरे गियर में नहीं चढ़ाना पड़ेगा, आराम से ये दूसरे तीसरे गियर में चढ़ जाएगी। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हाई कंप्रेशन इंजन है। बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए ये इंजन बनाया गया है। मतलब 155 सीसी में आपको 18.4 पीएस की पावर, 14.2 एनएम का टॉर्क जो मिलता है ना, एकदम हाई रेंज प्रोवाइड करता है। हाई आरपीएम पे ये गाड़ी चलती है और आपको ज़्यादा टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है, ज़्यादा फास्टर एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है हाई कंप्रेशन इंजन में, क्योंकि इसमें पावर कम है। तो भाई जब भी आप पिलियन के साथ जाओगे ना, या बैग भी लोड करके जाओगे, तो पहाड़ वगैरह में चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगी। अब ऑल्दो बहुत लोग कहने वाले भाई मेरी R15 चली जाती है, चली तो भाई ये कहीं पे भी जाएगी, लेकिन स्टिल जो इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप बहुत ही अच्छे राइडर हो तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है भाई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन ये आ जाता है कि इसमें पेट्रोल आपको ज़्यादा पीती है। ये गाड़ी माइलेज आपको कम देगी लॉन्ग टूर में, लॉन्ग जर्नी में। लेकिन इसकी सीटिंग पोजीशन जो है, सीटिंग कंफर्टेबल, वो ज़्यादा बेटर मिलने वाला है आपको XSR से। XSR क्या है, परफॉर्मेंस वाली है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब आपको कंफर्ट नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखो आप, मेरे पैर वगैरह भी एकदम कंफर्टेबली हैं। यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है, हैंडल भी आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट माइलेज यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। स्टिल हैवी है, थोड़ा आपको थोड़ा संभालने में दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते हो। बट आप अगर एक्सपीरियंस राइडर हो तो ये वेट कोई भी नहीं, मतलब बहुत ही कम वेट है। जब आप चलाओगे तो आपको फील नहीं होता। चलने में भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हम इसमें नहीं देखने को मिलते। पुराने वाले जो कन्वेंशनल बाइक टाइप के इंजन जो आते थे, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करते थे। बट इसमें आपको उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। जो जे सीरीज़ वाला इंजन आया ना, उसमें वाइब्रेशन बहुत कम कर दिया रॉयल एनफील्ड वालों ने, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती। प्लस टूर के लिए बढ़िया है। यहाँ पे आपको बैक रेस्ट वगैरह, ये ग्रैब रेल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं हम XSR की तरफ। जो बहुत लोग बोल रहे थे यार XSR में ग्रैब रेल है कि नहीं है। XSR में आपको ग्रैब रेल मिलती है, वो एम्प्टी वाली मिलती है, जो यहाँ से ऐसे लग के जाती है। बट यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई भी प्रोविज़न नहीं है बैक रेस्ट का। तो आप पिलियन को बैठा के या बैग बैठा करके, मान लो पिलियन बैठा है, बैग लेके जा रहा है, तो बैग इसमें लड़ेगा तो इसको टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कंफर्टेबल ये उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। अगर सिंगल जा रहे हो तो मैं बोल सकता हूँ कंफर्टेबल थोड़ी है। स्टिल इसके जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्ले नहीं है, देखो इतना ही प्ले है, और वो भी हार्ड फील हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं। इसमें आपको ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं, तो आपको थोड़ा मजबूती ज़्यादा मिलेगी, एंड सस्पेंशन भी थोड़े से पिलियन के लिए अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब देख सकते हो, अभी फ़िलहाल ये जो मॉडल है ये पुराना वाला है। जो नए वाला मॉडल आया है उसमें आपकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई है, आपके सस्पेंशन भी ज़्यादा सॉफ्ट कर दिए गए हैं। वो अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे ही आपको कंपैरिजन करके बता दूं। हेडलाइट भी वहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें LED लाइट लगाई है, बट उसमें पूरी LED कंपनी फिटेड देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्रिप अपडेट कर दिया है। यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यहाँ पर सिंपल सा एक आपको दिख रहा है। यहाँ पे ट्रिप भी दिखाई देगा, अब मतलब नेविगेशन भी देख सकते हो टर्न बाय टर्न। बाकी यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक बार हम आपको नेविगेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं ओडो, देखिए ओडो है, ट्रिप A है, ट्रिप B है, ठीक है। मतलब इसमें बस इतनी ही चीज़ें मिलती हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे माइलेज वगैरह का प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता। बट ये एनालॉग है तो विजिबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। आ जाते हैं हम XSR की तरफ। तो XSR में देखो भाई, रेट्रो बाइक है ये, यामाहा की, थोड़ी मॉडर्न रेट्रो बोल सकते हो इसको। यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और यहाँ पे चीज़ें तो मिलती हैं आपको, जैसे ट्रिप है, यहाँ टाइम है, किलोमीटर पर लीटर का माइलेज का है,
एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है, एवरेज कितना दिखा रहा है वो है, TCS है, ठीक है। तो थोड़ी से फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आज की गाड़ी है, बट यहाँ पे विजिबिलिटी आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है वो भी अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल गाड़ी का लुक पूरा रेट्रो दिया गया है, लाइट वेट है, 137 kg की है, तो आप इसको इजीली चला लोगे। बाकी मेटल वाला फील नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप रेट्रो की बात करते हो ना तो लोगों को थोड़ा सा मेटल चाहिए होता है, तो मेटल वाला फील आता है, वो रेट्रो वाला फील आता है। यहाँ पे सारा फाइबर यूज़ किया गया है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है ये और एडवांटेज भी है। लाइट वेट कर दिया गया है, बट जो रेट्रो फील करते हैं वो उनको मेटल चाहिए होता है भाई, तो मेटल वाला फील आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर मैं बात करूँ हंटर की, तो इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलती है भाई, बेस की बात करूँ तो यार वही 160 से स्टार्ट कुछ होती है, 160 या 170 की है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं मिड वेरिएंट की बात करूँ 1,91,000 का है, और जो इसका टॉप वेरिएंट है 2,01,000 to 2,04,000 है। स्टेट वाइज आप अपने नियर बाई शोरूम में चेक कर सकते हो, वो भी एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आपको देखने को मिल जाती है। वहीं मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये आपको मिलने वाली है 1,82,000 की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ, जो कि 5 साल की है। एंड प्राइस इसकी लिटिल बिट हायर है अगर मैं 150 सीसी को कंपेयर करता हूँ, बट स्टिल 150 सीसी में ये सारी गाड़ी को बीट कर चुकी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है हाँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक रेट्रो मॉडर्न मोटरसाइकिल आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी एसेसरीज़ कंपनी के द्वारा मिलती है कि अपनी गाड़ी को आप स्क्रैम्बलर बना सकते हो, कैफे रेसर बना सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी अपने हिसाब से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि मॉडिफिकेशन लायक ये गाड़ी है। बट अगर मैं हंटर की बात करूँ, हंटर में एसेसरीज़ तो आती हैं कंपनी की, बट बहुत ही मिनिमल है, बेसिकली टूरिंग ओरिएंटेड टाइप की। जैसे ये देखिए विंडशील्ड है, यहाँ पे ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल के साथ ये बैक रेस्ट है, बाकी यहाँ पे आपको सैडल स्टे वगैरह वो आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंपनी की तरफ से देखने मिलते हैं। बट गाड़ी को ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम चेंज हो गई है, बट उसमें ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है कि गाड़ी एकदम चेंज लगती है। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं हंटर में आता हूँ। हंटर की फिलहाल अभी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, 170 कुछ अराउंड हो चुकी है। अभी ये वाली गाड़ी की बात करूँ तो इसमें आपको 155 mm की ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि कम है भाई। अगर आप टूरिंग के लिए ले रहे हो, देखो होता है वही मैं बता रहा हूँ ना, प्रोज एंड कॉन्स। कुछ गाड़ी को आप लेते हो कि सब चीज़ में काम आए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ होती है जो काम नहीं आती। जैसे कि अब ग्राउंड क्लियरेंस कम है, अगर पहाड़ वगैरह में जाते हो आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन तो मिल रहा है, मतलब दूसरे तीसरे गियर में आप इजीली चढ़ा लोगे, बट दिक्कत क्या होगी, ऑफ रोड जब वहाँ आएगा वहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है भाई। बाकी यहाँ पे बैश प्लेट देखने को मिल जाता है जो कि मेटल का है, और कंपनी ने देखा कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm तक की कर दी है। तो मेरे हिसाब से अब बेटर ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही है गाड़ी, बट स्टिल 170 mm बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। स्टिल आप टूर कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाते हैं हम XSR की तरफ। XSR में कंपनी ने अपनी वेबसाइट में लिख दिया था 120 mm मिनिमम, तो बहुत लोग परेशान थे। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm, जो कि आपको अभी नए अपडेट के साथ मिल रही है हंटर में, तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें इसका साइड स्टैंड जो है ना टच हो जाता है स्पीड ब्रेकर में, बट वो स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा था, तो इतना ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें सफिशिएंट है। आजकल की जो बाइक्स आ रही हैं उसमें यही सेम आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस मामले में बढ़िया है। वही जैसे मैंने बताया ना, इसका हार्ड सस्पेंशन है, तो हार्ड सस्पेंशन थोड़ा रोक देता है। अगर ये सॉफ्ट होते तो ज़्यादा बाउंस करती, तो ज़्यादा लड़ने के चांसेस होते। अब आ जाते हैं हंटर की तरफ। हंटर की जो सीट कुशन है पुरानी वाली ये है, इसमें भी अच्छी थी, बट अब और ज़्यादा कुशन को सॉफ्ट कर दिया है, तो और ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलने वाला है। तो मैं देखो बैठा हूँ, हाइट मेरी 5.8 है, आराम से आ भी रही है मेरी। इसकी सीट हाइट भी कम है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होती है। और सस्पेंशन भी अच्छे कर दिए हैं नए वाले में, ये तो पुरानी वाली है। बाकी पिलियन की सीट की बात करूँ, देखो ये भी सॉफ्ट है। सीट की साइज़ ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, बट यहाँ पे आपको बैक रेस्ट मिलता है, तो पिलियन के लिए कंफर्ट हो जाता है। बाकी आप यहाँ सैडल स्टे वगैरह लगाओगे तो बैग वगैरह आ जाएगा। आते हैं यामाहा में। यामाहा की दिक्कत सबसे पहली क्या है, जो शॉर्ट हाइट वाले हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि 810 mm की इसकी सीट हाइट है। मेरी 5'8" है तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बट 5.3 से नीचे वालों को दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है 810 mm की वजह से उनके पैर पहुंच नहीं पाएंगे। बट 5'3" वाले चला लेंगे, क्योंकि इसकी जो वेट है 137 kg है, लाइटर है, ठीक है, उससे लाइटर है, कई गुना लाइटर है। बाकी सीट हार्ड है, पीछे वाले पिलियन के लिए भी हार्ड है,
और सस्पेंशन हार्ड है तो पीछे वाले को नेक में ज़्यादा पेन होता है, नेक में झटका लगता है। प्लस यहाँ पे आपको बैक रेस्ट देखने को नहीं मिलता कंपनी की तरफ से, एंड आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे बट कंपनी नहीं यहाँ पे दे रही है। ग्रैब रेल मिल जाएगा बट कंपनी बैक रेस्ट नहीं दे रही है, तो बैक रेस्ट के साथ ये अच्छी लगती भी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए, अपने पार्टनर को बैठाने के लिए दिक्कत हो रही है, तो आप आफ्टर मार्केट ले सकते हो। इंडोनेशियन मार्केट एंड थाईलैंड मार्केट में बहुत लोगों ने लगाया भी हुआ है, तो उस तरीके की डिज़ाइन जल्दी आने वाली है। बाकी सस्पेंशन की बात कर लेते हैं फ्रंट के। यहाँ पे आपको यूएसडी मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है इस यूएसडी के वजह से अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप मनूवर बढ़िया से कर लोगे। सस्पेंशन जो होते हैं ना फास्टर बाइक में, आपको यूएसडी दिए जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाता है कि आपकी जो हैंडलिंग है थोड़ी लाइट हो जाती है। बट वहीं मैं बात करूँ ये कन्वेंशनल स्टाइल वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये मजबूत ज़्यादा होते हैं, टिकाऊ ज़्यादा होते हैं, बट इसकी हैंडलिंग उतनी बढ़िया रोबस्ट नहीं होती जितनी आपको अपसाइड डाउन फोक्स में देखने को मिलती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दोनों में ही ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो जाए। बाकी TCS वगैरह उसमें दिया है, इसमें नहीं है। TCS इतना काम भी नहीं आता, जब ABS है तो TCS की इतनी ज़रूरत नहीं है। इतनी भी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं है कि आपको TCS की हर समय ज़रूरत पड़े। फ़िलहाल अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई हंटर ये है, XSR ये है, वो है, हरा दिया, हंटर को हरा दिया होगा भाई, लेकिन भाई ये बोलते हैं ना, ये छोटी रेस का घोड़ा, ये लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है भाई। ठीक है, रेस में तुमने हरा दिया होगा, बट लॉन्ग रन में अगर आप इससे रेस करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 100 किलोमीटर भी आपके में पेन हो जाने वाला है कमर में, इसमें नहीं होगा, ठीक है। होगा इसमें भी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्रह्मास्त्र है, इसमें भी दर्द होगा, लेकिन आपको लॉन्गर रन देगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको माइलेज मिलेगा, यहाँ पे माइलेज कम मिलेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है हंटर जिस चीज़ के लिए बनी है वो उन्हीं लोग को भाएगी, और ये जिस चीज़ के लिए बनी है उन्हीं लोग को भाएगी। रेट्रो है, अगर आप सिटी में थोड़ा फन राइड करना चाहते हो, आप थोड़ा तेज़ चलाना चाहते हो सिटी में, मतलब मनूवर अच्छे से करना चाहते हो, कटाते हुए होते ना, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी एक चाहिए आपको रेट्रो स्टाइल वाली, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी RX 100 हो जाएगी, ठीक है, आने वाले 10-15 साल में। बट ये जो है ये आपकी टूरिंग के लिए है। अगर आपको ऑल पर्पस बाइक चाहिए, ऑल पर्पस मतलब घर में एक ही सिंगल बाइक आप लेने जा रहे हो और टूर भी करना है, आपको ऑफिस भी जाना है, फैमिली को भी बैठाना है, ठीक है, तो उसके लिए ये परफेक्ट होने वाली। बट आपके पास ऑलरेडी बाइक है और चाह रहे हो कि एक कम्यूट के लिए सिटी में एक मैं ऐसी गाड़ी ले लूँ जो मेरे को अकेले ही चलना हो, तब ये आप गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार दोनों गाड़ी अपने में ही बेस्ट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी कौन सी फेवरेट है। मुझे तो ये अच्छी लगी, ये भी है मेरे घर में, बट मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये लिया। अब आप लोग को क्या अच्छी लगती है, क्या लेना चाहते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टूरर बाइक है जिसके लिए मैं टूर वूर करने के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। सिटी के लिए मेरे लिए परफेक्ट है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए KC व्लॉग को फॉलो कर लीजिए भाई। ये मेरी एक कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर कर दी है, बाकी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, क्योंकि भाई जब वीडियो बनाते हैं ना इतनी सारी चीज़ें होती है, दिमाग में चल रही होती है, कुछ भूल जाता है इंसान, कुछ बता देता है, कुछ नहीं बता पाता, वीडियो देखने के बाद पता चलता है। तो ऐसे में अगर कोई भी चीज़ मैं भूला हूँ और आपको पता है, कमेंट में कर देना यार, पिन कर दूंगा मैं उसका कमेंट। फिलहाल इसी तरह की वीडियो के लिए KC व्लॉग को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के ही राइड करिए, मस्त रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।